नाज़रीन सलाम अलैकुम। एक बार फिर आपका मेज़बान अथर काज़मी प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका खैर मकदम करता है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ क्या है, यानी इसे शुगर भी कहते हैं। आम ज़बान में इन तमाम अमराज को बहुत ही लाइटली लिया जाता है। इस पर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर A.K. मिश्रा साहब, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं। 1974 से आप प्रिवेंशियल मेडिकल सर्विसेज में से जुड़े रहे और 2011 में रिटायरमेंट के बाद MV हॉस्पिटल चौक में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है और बहुत बहुत स्वागत है। डायबिटीज़ नाम जब आता है तो लोगों के जहन पे ये होता है कि बहुत ख़तरनाक मर्ज हो गया। तो ये बताएं कि डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जैसे आम आदमी सोचता है खतरनाक है, तो कुछ हद तक सही भी सोचता है, क्योंकि ये बीमारी अमूमन अगर एक बार हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहली चीज़ तो डायबिटीज़ क्या है, इसका सीधा ये है कि ब्लड में, मतलब रक्त में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो शुगर जो सामान्य शुगर है वो खाली पेट 110 तक अगर है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, या खाने के बाद 140 तक अगर 140 तक है तो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन जब लेवल बढ़ने लगता है तब हम उस स्थिति को डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह या शुगर अलग अलग कहते हैं। मतलब इसकी अगर हम किस्में जानना चाहें अगर, तो उसमें क्या कई तरह की ये किस्में? हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस कई तरह की होती है। हम मूलतः 3 तरह की होती है ये। नंबर 1 तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, सॉरी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें क्या है, इंसुलिन का बनना शरीर में बंद हो जाता है एक तरह से। तो उसमें इंसुलिन चूंकि बनेगी नहीं तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, और ये हो गई टाइप 1 डायबिटीज़। दूसरी होती जो सबसे कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें शुगर का बनना बंद नहीं होता बल्कि सेल्स जो हैं शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। और तीसरी एक है बड़ी कम उसमें पाई जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाई जाती है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। कभी कभी जिन लेडीज़ को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो गर्भावस्था के दौरान शुगर लेवल बढ़ने लगता है उनका, वो टेम्पररी होती है। गर्भावस्था के बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाती है। तो उसमें उस दौरान तो इलाज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाद में वो लेडी नॉर्मल हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो एडल्ट्स में होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। डॉक्टर साहब, कैसे इसके लक्षण अगर हम देखेंगे तो पहचानने में कैसे किया जाए कि एक पेशेंट को डायबिटीज़ हो चुकी है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि डायबिटीज़ के, देखिए, अगर फुल फ्लेज्ड फॉर्म में आई है तो उसके लक्षण 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला कि भूख बहुत अधिक लगना, अभी आपने खाना खाया है, थोड़ी देर बाद फिर आपको भूख लगाई। पेशाब बार बार जाना, दिन में आप नॉर्मली मान लीजिए 4 बार जाते हैं, तो अगर डायबिटिक हैं तो 8-10 बार, या रात में अगर 2 बार से ज़्यादा उठते हैं तो निश्चित जान लीजिएगा आपको डायबिटीज़ है। और तीसरा भूख, प्यास, और आपका वजन घटना, अचानक आपका बॉडी वेट घटने लगे। नहीं डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी सुनने में आया है कि जो आम भाषा में कहा जाता है कि वजन बढ़ने भी लगता है। नहीं, वो थोड़ा उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली वजन घटता है, ठीक है ना, और प्यास का ज़्यादा लगना, ये 3 मुख्य लक्षण हैं जिसको कि इंग्लिश में पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया कहते हैं। ये 3 मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा वजन अचानक घटने लगना, और यूरिन में इन्फेक्शन होना, थकान लगना, अनावश्यक कोई कारण नहीं, आदमी को थकान महसूस हो रही है, और अगर घाव कहीं हो गया है वो भर नहीं रहा है। ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जो कि इंगित करते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों में जो आपने अभी कहा कि वज़न बढ़ना, तो एक्चुअली डायबिटीज़ मोटे लोगों में ज़्यादा होती है।
ओबीज में डायबिटीज़ होती है, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद फिर उनका वज़न अचानक कम होने लगता है। तो ओबीज उसके मतलब ग्रुप है जिसमें ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ पाई जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानना चाहें कि इसकी वजह यानी कारण वो क्या क्या होते हैं, वो हम हमारे नाजरीन को बताएं। कारण में देखिए, एक तो अनुवांशिक होती है, हेरिडिटरी। तो अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है तो अगली पीढ़ी में आने की पूरी संभावना रहती है। अगर माँ बाप में एक डायबिटिक है तो 50% चांस होते हैं, 50%। और अगर माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं तो लगभग 100% संभावना होती है कि उसकी संतान डायबिटिक होगी। तो एक तो अनुवांशिक हो गया। दूसरा, खान पान, ओवर ईटिंग, मतलब अधिक खाना। आजकल जो जंक फूड, फास्ट फूड ये सब चलता है, इसमें कैलोरिक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इससे डायबिटीज़, ओवरवेट होगा आदमी, ओवरवेट होगा तो डायबिटिक ये संभावना रहती है। खान पान हो गया, लाइफ स्टाइल। आजकल हम लोग शारीरिक श्रम कम से कम करते हैं और नहीं करते हैं ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पहले के ज़माने में हम जितना खाते थे उतना श्रम करके पचा लेते थे, उसको कैलोरीज बॉडी में स्टोर नहीं होती, नहीं बर्न हो जाती थी टोटल। आज स्थिति उल्टी है कि हम जितने खा रहे हैं उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी में जब इकट्ठा होंगी आप ओवरवेट होंगे, डायबिटीज़ होगी। तो ये लक्षण मुख्य रूप से है। और खान पान में जैसा आपने बताया कि जो जंक फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये कैलोरीज बहुत बढ़ाते हैं। फास्ट फूड है। और अल्कोहल अगर अधिक मात्रा में रेगुलर आदमी ले रहा है तो वो भी। नहीं डॉक्टर साहब, आपने अल्कोहल बताया, हाँ, तो क्या स्मोकिंग और जो ये टोबैको, जो निकोटिन लेना, इसकी ये भी ये भी एक मुख्य कारण हो ये भी सकता है? कारण में आता है। इससे भी डायबिटीज हो सकती है। स्मोकिंग और निकोटीन किसी भी रूप में, जैसे कि आप च्युइंग, तो उतना नहीं है जितना स्मोकिंग काम करता है इसमें। और शराब, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं डायबिटीज़ बढ़ाने वाले। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि डायबिटीज को अगर हम एक कलेक्टिव उसमें करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि आदमी तनाव, उसको हम कहेंगे वो काफ़ी कुछ उसके ऊपर डिप्रेशन की हालत बन जाती है। तो डायबिटीज़ का और तनाव से क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? मतलब आपने प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि डायबिटीज़, तनाव जब आदमी को होता है तो डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और डायबिटीज़ जब बढ़ेगा, वो आदमी ने ब्लड शुगर अपना नापा, शुगर बढ़ी लिखी, तो उससे और तनाव बढ़ेगा उसको। तो ये एक विशेष सर्किल है जो कि तनाव डायबिटीज़ को बढ़ाता है और डायबिटीज़ तनाव को बढ़ाती, तो एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटिक मरीज़ में अगर वो टेंशन में है तो कुछ एंटी इस तरह टेंशन की दवाएं दे के उसको, मतलब उस सर्किल को ब्रेक करना पड़ता है, तब डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। तो तनाव का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें। इस तनाव को घटाने के लिए क्या मतलब एंटी डिप्रेशन देखिए, तनाव घटाने का जरूरत है आपकी दवाओं का भी सहारा लिया जाता है। और आज के युग में जो हमने देखा है कि मेडिटेशन और योगा, इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है तनाव घटाने में। और चूँकि हम फिज़िकल एक्टिविटी और नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये हम कर लें तो एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है। और मेडिटेशन से तनाव निश्चित रूप से घटता है। हमने स्वयं अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया है और अच्छे 2-3 लोगों से हमने योगा का मतलब काफ़ी लंबी प्रैक्टिस की है। तो इसका हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत आवश्यक है उसमें। डायबिटीज को अगर हम देखें तो उसमें खान पान का क्या रिश्ता है? हम कैसे, कौन किस चीज को छोड़ें, यानी किस चीज का परहेज करें और किस चीज को अपनाएं, ये बताएं। देखिए, खान पान का डायबिटीज़ का बिल्कुल सीधा रिश्ता है एक तरह से। तो जैसे चूँकि डायबिटीज़ का मतलब ये है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, तो खाने में हमको उन चीज़ों का 100% परहेज़ करना पड़ेगा जिनमें डायरेक्ट शुगर होती है। डायरेक्ट शुगर मतलब चीनी, ग्लूकोज, मिठाई, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल जिसमें डायरेक्ट शुगर होती है, उनका टोटल परहेज़ करना पड़ेगा आपको। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मात्रा कम कर दें
खाने में। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें भी कुछ चीजें जैसे फल भी कुछ ऐसे होते हैं हाँ, आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। तो फलों में जिसमें कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे केला है, अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। और बाकी जो सामान्य जिन चीज़ों को कम करना चाहिए हमको, ठीक है ना, ये तो ऊपर वाली चीज़ें तो बिल्कुल मना कर हमने की, जो कम मात्रा जिसको बता रहे हैं उसमें थोड़ा नमक कम खाना चाहिए, कि नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ एक दूसरे से बड़े पूरक से हैं, कि ज़्यादातर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीज़ देखे जाते हैं दोनों अमूमन साथ मिलते हैं, काफ़ी मरीज। नमक की मात्रा कम हो, आपका मीट कम, बंद नहीं है लेकिन कम खाना चाहिए। जो आपका अल्कोहल है उसकी मात्रा भी बहुत सीमित होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो वो बढ़ाएगा शुगर का। और इसी तरह से जो ऊपर वाले फास्ट फूड वगैरह है ये न लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर स्वाद बदलने के लिए लेना है तो आप महीने में एक बार इस तरह कर लें, प्रैक्टिकल अप्रोच, वो ठीक है। और खाने की जो जहाँ तक क्या खाएं, ये बहुत गंभीर इम्पॉर्टेंट आइटम है। तो आप गेहूँ की रोटी ले सकते हैं, होल, अगर बीट वाला गेहूँ लें, मतलब आटा लें जिसमें कि चोकर नहीं निकाला जाता है, वो बढ़िया होता है। जौ का आटा खाने में काफ़ी इसमें अच्छा है। चना आप खा सकते हैं, और जितनी हरे पत्तीदार सब्जियां हैं ये खा सकते हैं। जो ज़मीन के नीचे चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे आलू है, घुइयाँ है, मूंगफली है, इन चीज़ों में कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या कम से कम लेना चाहिए। और फलों में आप सेब है, जिन फलों में कैलोरिक वैल्यूज़ नहीं होती, जैसे खीरा है, ककड़ी है, सलाद आइटम्स हैं, गाजर है, मूली है, ये खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कैलोरिक वैल्यू होती ही नहीं है पेट भरने के लिए। बल्कि जो डाइटिशियंस कहते हैं डायबिटीज़ के लिए जो आपका डाइट चार्ट बनाया जाता है, उसमें कोशिश की जाती है कि हम अपने टोटल खाने का 1/4 सलाद आइटम्स लें, जो कि हमने अभी बताया, ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली, सलाद पत्ता। और तो इनको 1/4 इससे आप अपना पहले खा लें, उसके बाद फिर आधा हिस्सा भोजन, मतलब पेट का जितना आवश्यकता है उसका एक हिस्सा सलाद, आधा भोजन, और आधे पानी और हवा के लिए छोड़ दें, ताकि डाइजेशन प्रॉपर होता रहेगा। ठूस के भर लेंगे तो फिर वो तो पहले सलाद पहले खाने का फ़ायदा ये होता है कि आदमी की भूख वहाँ कवर हो जाती है, फिर ओवर ईटिंग नहीं करेगा, वो सीमित खाएगा, कंट्रोल कर लेगा ग्लूकोज और हाँ, उसकी तो वो शुगर जो है वो जब खाने की मात्रा कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से ग्लूकोज लेवल कम बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा बॉडी में। तो डाइटिशियंस आजकल इस तरह का डाइट चार्ट बनाते हैं, 1/4 सलाद, जिसमें कोई कैलोरिक वैल्यू नहीं होती है। डॉक्टर साहब, एक और सब्जियों में एक आजकल गोभी आई है, हरे रंग की, ब्रोकली कही जाती है, वो भी डायबिटीज़ में बड़ी अच्छी मानी जाती है, शुगर लेवल कंट्रोल करने में। तो सब्जियों का आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब हम ये बताएंगे वो सब्जी और कौन कौन सी इस तरह की हैं, जो ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल जाए कि वो अपने घर पे वो चार्ट बना लें। पालक है, बथुआ है, इस तरह की चीज़ें जो है, चौलाई है, इनमें कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, आपका पेट भी भर जाएगा और कैलोरीज भी बॉडी में नहीं जाएंगी। तो गोभी आप कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं। बस आलू, घुइयाँ, इस तरह की ट्यूबर वाली जो चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, वो कम खाना चाहिए, बाकी कोई विशेष बंदिश नहीं है। डॉक्टर साहब, ये देखने में आ रहा है आजकल के जो सामाजिक परिदृश्य को देखें, हम इस माशरे को देखें, तो बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, बहुत बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। इसकी क्या कारण और किस वजह से ये है और कैसे इसको रोका जाए? देखिए, जो बहुत छोटे बच्चों में होती है डायबिटीज़, 5 साल के, 6 साल के, तो इनमें ये टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा होती है बच्चों में। बच्चों में टाइप 2 नहीं होती है, टाइप 1 ही होती है। पैदाइशी उनमें इंसुलिन का बनना, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज में बनता है, और तो इसमें टाइप 1 में इंसुलिन बनती ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में बनती है। तो उसका तो कोई, सिवाय इसके कि हम ऊपर से इंसुलिन उसको दें, क्योंकि उनको जो खाने वाली दवाएं हैं वो भी कारगर नहीं होती हैं, क्योंकि इंसुलिन बनी नहीं रही तो उसमें इंसुलिन ही हमको देना पड़ेगा। तो उसमें
रोकथाम क्या, उसका इलाज ही है कि इंसुलिन देना। और क्या वजह, कारण क्या क्या होता है डॉक्टर साहब? इसके कारण कोई विशेष रूप से ज्ञात नहीं है, अनुवांशिक ज़्यादा होते हैं, हेरिडिटरी आपको ज़्यादा मिलेंगे इसमें, जो बच्चों वाली है। और इसका इलाज भी सिर्फ इंसुलिन है, दूसरा इसका कोई उपचार नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों में होती है, एडल्ट्स में होती है, उसमें तो खाने वाली दवाएं और सब कुछ कारगर होता है, लेकिन आपके चूंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है तो उसमें इंसुलिन ही काम करती है टोटल बच्चों वाले में। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया खाने के बारे में सब कुछ, तो इसका उपाय क्या है? ये बताएं कि उसका हम कैसे इसको अपनी डायबिटीज को कम, मतलब अपने शुगर लेवल को कम कर सकें और उसको सेल्फ मेडिकेशन ना करके। सेल्फ मेडिकेशन का भी एक बड़ा पहलू है, तो हम कैसे नाज़रीन को बताएंगे कि इसको कम करें और उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली ला के इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ में सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप स्वयं में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो है कि आम आदमी को जो 40 से पार कर रहा है उसको अलर्ट होना चाहिए और हर 6 महीने पे शुगर लेवल और कराते रहना चाहिए कि कहीं वो डायबिटीज़ के चंगुल में तो नहीं आ रहा है। तो उस तरह से अगर आदमी कराता रहेगा तो उसको समय से हमको पता लग जाएगा डायबिटीज़, अगर समय से पता लग जाती है तो हम उसका इलाज कम से कम दवाओं में और कर सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड भी आया है प्री डायबिटीज़ स्टेज का। तो अगर हम रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो जिनका ब्लड शुगर लेवल 90 से और 100 110 के आसपास रह रहा है, इसको हम एक ग्रुप में डालते हैं प्री डायबिटीज़। इसका मतलब ये अगले 5 साल में डायबिटीज़ इनको होने लगेगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे डायबिटिक में। तो हम अगर उस पर ध्यान दें इस ग्रुप पे, तो हम डायबिटीज़ होने से काफ़ी दिन तक आदमी को रोक सकते हैं। अगर इनको हम सिंपल से एक मेडिसिन दे दें तो वो अगले 5 से 10 साल तक डायबिटिक होने से बच जाएंगे। इसका मतलब हम एक बहुत बड़े ग्रुप को डायबिटिक होने से बचा लेंगे। तो ये प्री डायबिटीज़ पर फोकस आजकल, इसकी दवाएं भी काफ़ी आ रही हैं। और एक तो ये हो गया, और दूसरे डायबिटीज़ अगर हो गई है तो फिर उसका इलाज में पहला तो खाने का है। खाने में आप उसको, जैसा हमने अभी बताया था कि जो चीज़ें अवॉइड करनी है, डायरेक्ट शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है किसी भी तरह की, चाहे वो शुगर हो, ग्लूकोज हो, किसी भी तरह की। और उसके बाद फिर जो शुगर बढ़ाने वाले आइटम्स हैं उनको भी कम लेना है और खान पान में परहेज़ करेंगे, प्लस दवा, दोनों चीज़ों का इफ़ेक्टिव रोल है। और एक चीज़ हम बता दें, हिंदुस्तान में लगभग हर 5वां आदमी डायबिटिक है इस समय। हर 5वां आदमी डायबिटिक है। तो कितनी गंभीर बीमारी है, बड़ी गंभीर हाँ, समस्या बड़ी है। गंभीर बीमारी है। डॉक्टर साहब, इसमें कि एक सवाल बहुत अहम है। डायबिटीज का हो जाना ये एक अलग पहलू, लेकिन डायबिटीज से बॉडी के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन्स इस पर इफेक्टेड होते हैं, यानी जिस पर असरात ज्यादा होते हैं, वो जरूर बता दें। क्योंकि लोगों के दिमाग में यह है कि डायबिटीज हो जाना कि पूरी बॉडी को वो एक घुन की तरह है, लेकिन खास तौर से कौन कौन से ऑर्गन्स इससे इफेक्टेड होते हैं? हाँ, डायबिटीज़ एक बार जब हो जाती है तो अगर डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर लें दवाओं से, रेगुलर कंट्रोल बना रहे, तो अन्य ऑर्गन्स पे जो हमारे उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी मिनिमम हो जाते हैं या लंबे समय तक खिंच जाते हैं, मतलब नहीं होंगे कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, जो अनकंट्रोल डायबिटिक होते हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा जल्दी होते हैं। मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो इसके हैं उसमें हार्ट में हार्ट फेलियर, किडनी में क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है ना, और आपका इसमें लिवर में, आपका आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस तरह से लगभग शरीर के स्किन पे, हर अंग पे, नर्वस सिस्टम पे डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें कि झुंझुनाहट हाथ में और टिंगलिंग सेंसेशंस वगैरह आते हैं। तो लगभग बॉडी के हर पार्ट पर इसका असर रहता है अगर अनकंट्रोल्ड है तो। इसीलिए इसका कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। और आदमी अगर रेगुलर चेकअप कराता रहेगा और अपने जो भी उसका फिजिशियन है उसके टच में रहेगा तो कंट्रोल बना रहेगा, तो कॉम्प्लिकेशंस लंबे समय तक नहीं होते हैं।
अगर अनकंट्रोल्ड है तो ये कॉम्प्लिकेशन जल्दी होते हैं। और एक इसमें जानकारी और हम शेयर करेंगे कि जो डायबिटिक अनकंट्रोल्ड हैं उनकी लाइफ लगभग 5 से 10 साल स्वस्थ आदमियों के मुकाबले कम हो जाती है। उनकी लाइफ 5 से 10 साल कम हो जाती है, जो कि अगर स्वस्थ आदमी है तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। इसलिए कंट्रोल बेहद ज़रूरी है डायबिटीज़ का। कंट्रोल ही मेन है इसमें। डॉक्टर साहब, आखिर में हम ये चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए एक ऐसा मैसेज जो डायबिटिक हैं और जो डायबिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आना चाहते, तो उनके लिए एक ऐसा मैसेज कि वो क्या करें और क्या ना करें। बाकी तो सारी चीज़ आपने विस्तार से बता दी। तो जो डायबिटिक नहीं हैं उनके लिए भी और जो हैं दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सुबह का मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं, सुबह सुबह अगर आदमी 45 मिनट से 1 घंटे का वॉक करता है तो समझ लीजिए कि काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं सवेरे, और स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत अच्छा। सुबह की ताज़ी हवा भी मिल जाती है आदमी को। और तो वो प्री डायबिटिक जिसको हमने कहा था कि मतलब जो स्वस्थ हैं, डायबिटिक नहीं है, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है सुबह का मॉर्निंग वॉक। दूसरा योगा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर योगा के आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो डायबिटिक नहीं होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज बॉडी की काफ़ी बर्न हो जाती हैं योगा में। और जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी टहलना उतना ही ज़रूरी है। और योगा वो डायबिटिक कंट्रोल कर लें, उसके बाद योगा करें। कोई और अगर कॉम्प्लिकेशन है तो योगा किसी अच्छे योगा टीचर के कंसर्न में ही करना चाहिए। अपनी तरफ से लोग आजकल टीवी देख के वो करने लगते हैं, तो वो प्रथा गलत है। एक बार सीख लें किसी अच्छे योगा उससे और उसके बाद करें, उसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिलता है। प्लस तीसरी जो मुख्य चीज़ है कि खान पान में तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जो डायबिटिक हैं और जो नॉन डायबिटिक हैं उनको भी थोड़ा अगर परहेज़ बनाए रखेंगे तो डायबिटीज़ में नहीं आएंगे। और विशेष रूप से प्री डायबिटिक बॉर्डर लाइन ग्रुप वाले, उनको खान पान से परहेज़ उतना ही रखें जितना डायबिटिक रखते हैं, तो वो अगले 10 साल तक डायबिटीज़ उनको नहीं होगी, ये निश्चित है। ये थे डॉक्टर A.K. मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट, MV हॉस्पिटल चौक, लखनऊ। बड़ी तफसील से आपने डायबिटीज़ के बारे में बताया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। हम डॉक्टर साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में यानी सेहतमंद ज़िंदगी में किसी और स्पेशलिस्ट के साथ अगले किसी और मर्ज़ पर गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने फिर रूबरू होंगे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।